नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ हम ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान एसएसटी मॉडल पेपर, आज मॉडल पेपर नंबर 14 लेकर आए हैं और प्रत्येक और फटाफट क्विक रिवीजन के अपने क्वेश्चन रहते हैं। पिछला आपका रेस्पॉन्स बहुत जबरदस्त और शानदार आ रहा है। जितने भी साथी जिस भी प्रकार से आप तैयारी में जुड़े हुए कंटिन्यू बने रहिए। हमारा आशीर्वाद, हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए। रेस्पॉन्स जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहिए कि क्लास कैसी लगी आपको, क्लास में आपको मान लो कि इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी एक चीज तो गारंटी है कि आप सभी हमारे पेपर रेगुलर देख लोगे तो ये गारंटी जरूर है, आराम से रीड कवर कर लोगे, पास कर लोगे आप। ठीक है, तो हम बात करते हैं रीड 2025 अंतिम प्रहार। पहला प्रश्न देखो, इसके सामने दिया हुआ, आपके स्क्रीन के सामने देखो। भूगोल में सहायक प्रविधियों से जैसे ग्लोब, मानचित्र तथा भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उपयोग है। मुख्य रूप से ये किस उपयोग में लिए जाते हैं? आपने अच्छे से ये चीज रीड की होगी या देखा होगा। कौन सी बातें यहाँ से नोटिस करनी है? नोटिस ये करनी है कि ग्लोब, मानचित्र तथा भौगोलिक उपकरण जितने भी होते हैं वो किस उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये याद रखना, प्रत्यक्षीकरण का अवसर, बोधगम्यता का विकास, प्रभावशाली शिक्षण के लिए। यानी ये सभी ऑप्शन इसमें क्या रहेंगे? सही रहेंगे। उपयुक्त सभी ऑप्शनों में ये काम में ली जाती है। नेक्स्ट देखो, इसमें बीमा के पक्षकार होते हैं। बीमा जो होते हैं उसमें पक्षकार कितने होते हैं ये पूछा गया है। तो बीमा में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो बीमा में 3 पक्षकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 पक्षकार बीमा में होते हैं। एक तो बीमा करने वाला, एक करवाने वाला, और मीडिएटर के तौर पे जो कंपनी काम करती है वो भी इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट देखो, सहकारी समितियों, सहकारी समितियों का पंजीयन कराना है। यानी सहकारी समितियों का पंजीकरण कराना आवश्यक है, अनिवार्य, ऐच्छिक या अनावश्यक है। सहकारी समितियां होती क्या है, किससे संबंधित है इनका पंजीकरण? तो मैं इसका आंसर तो बता दूं, ये अनिवार्य। एक भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को कब जोड़ा गया? तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। 97वां संविधान संशोधन किया गया था सरकार द्वारा 2011 में। इसके तहत हमने क्या किया? सहकारी समितियों के भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। एक तो हमने इसको जोड़ा है भारतीय संविधान के कहां पे? भाग 9, और 9 का कौन सा? 9 बी में जोड़ा है सहकारी समितियों को। एक में यहां से बात कर लो आपको अनुच्छेद की। अनुच्छेद 19(1) है जिसमें स्वतंत्रताएं दी हुई है 6 प्रकार की। 19(1) में जो सी है उसमें संघ बनाने के साथ में सहकारी समितियों को भी एड किया गया है। एक आपको अनुच्छेद और याद रखना है, अनुच्छेद 43 का बी। अनुच्छेद 43 इसमें नीति निदेशक तत्व है, उसमें शामिल किया तीनों भागों में। यानी मैं बात करूं भाग 9 बी, अनुच्छेद 19(1) जो मूल अधिकारों में जोड़ी गई है, और अनुच्छेद 43 बी जो नीति निदेशक तत्वों में सहकारी समितियों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखो, उपभोक्ता विवादों के निपटाने की अवस्था तंत्र है। उपभोक्ता जो विवाद होते हैं उसको निपटाने का जो तंत्र है वो क्या, कौन सा होता है? तो ये 3 स्तरीय होता है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य, आरबीआई जो होती है मुख्य रूप से क्या कार्य करती है? पत्र मुद्रा निर्गमन का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें कौन सी मुद्राएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, कौन सी मुद्राएं हैं जो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है? कौन सी मृदाएं होती है? तो ये मृदाएं होती है लेटराइट मृदाएं। लेटेराइट मृदाएं वो कहां पर? तो उच्च तापमान, बहुत ज्यादा तापमान होता है, और दूसरी बात है कि वर्षा का भी स्तर ज्यादा होता है, ऐसे स्थानों पर लेटेराइट मृदा मृदा आपको देखने को मिलेगी। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो राउरकेला है वो किसके सहयोग से की गई थी? जर्मनी के सहयोग से। आपको कमेंट करना है जो भिलाई इस्पात कारखाना है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये आपको कमेंट करना ऑप्शन में। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा है वो जोड़ता है कोलकाता को चेन्नई से, राजकोट को सिलचर से, जयपुर को कोलकाता से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो किससे जोड़ता है? ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। कौन सा? उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा होता है उस गलियारे की बात इसमें हम
कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 9, चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड चक्रवात कहलाते हैं। पूर्वी तट पर जो चक्रवात आते हैं उन चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है टाइफून। नाम से पता चल रहा है चाइना के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। स्थान, उसके विविध लक्षणों, वितरणों तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं? तो यानी इस लक्षण, वितरण, स्थानिक, इन सब का आप किस, मान लो कि स्थानिक संबंधों का अध्ययन किस विषय के रूप में करते हैं? तो ये हम सीधी सी बात है कि इनका हम अध्ययन कौन से विषय में करते हैं? तो भूगोल में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? जो मौसमी घटनाएं अधिकांश आपको अच्छे से पता है कौन से में होती है? तो सौभ मंडल में घटित होती है। समताप मंडल में एकदम तापमान समान रहता है, आयन मंडल में आयन रहते हैं, यानी जो प्लस माइनस के जो भी आयन रेडियो तरंगे वगैरह वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग में वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? किस भाग को है ना हम क्या बोलेंगे? वृष्टि छाया प्रदेश। तो पवन विमुखी भाग होता है, उससे हम क्या बोलेंगे? वृष्टि छाया। अब जैसे ये पर्वत है इस प्रकार से, तो यानी मान लो कि पवनें इस प्रकार से चल रही है, तो इस क्षेत्र में तो क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। लेकिन ये जो क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा? ये इसमें बिना वर्षा की रह जाएगा, सूखा भी रह जाएगा। पवन विमुखी क्षेत्र भी होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उत्खात भूमि संबंधित है। उत्खात भूमि किससे संबंधित है? तो उत्खात भूमि आपको देखने को मिलेगी कहां पे? पूर्वी मैदानी भाग में। और ये आप देखते हो चंबल के आसपास का जो क्षेत्र है वो किसी भूमि के संबंधित आती है, तो उत्खात भूमि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने 15 नंबर प्रश्न, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में सम्मिलित नदियां हैं, यानी वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी नदियां गिरती है? अच्छा, माही नदी। माही नदी तो आपको पता है कि सीधी की सीधी बहती कौन सी? दक्षिण राजस्थान में बहती हुई पश्चिम की ओर जाती है। कांतली नदी, बनास बेड़च, बनास बेड़च पार्वती, तो इसमें आ जाएगी बनास बेड़च और पार्वती। ये नदियां किस ओर बहती है? तो ये बंगाल की खाड़ी यानी पूर्व की ओर जाती हुई यमुना में आगे मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि बाकी जैसे मान लो कि कांतली नदी, बनास नदी, बेड़च नदी, कांतली नदी तो वैसे भी अंतः प्रवाही नदी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होता है? तो मानचित्र जो भरवाए जाते हैं ना सामाजिक में, जैसे आपको मैप दे दिया, उस मैप को भरवाना है, तो किससे संबंधित होता है? तो वो मैप भरना एक प्रकार से क्या होता है? कौशल, एक स्किल में माना जाता है, स्किल में होता है, वो ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 17, शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय है। शुक्र ग्रह वो परिक्रमण कितने समय में करता है? तो वो 225 दिन में परिक्रमण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। कौन से मानचित्र होते हैं? तो उनको कहा जाता है विषयक मानचित्र। तो कौन से प्रकार के मानचित्र कहेंगे हम? विषयक मानचित्र उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो अपने सामने 19, सिरोही पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है? सिरोही पॉइंट है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। सिरोही पॉइंट है, ध्यान रखना आपने, सिरोही राजस्थान में नहीं है। कौन से वन टेगा वन के नाम से जाने जाते हैं? कौन से वनों को हम टेगा वन कहते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोणधारी जो वन होते हैं उनको टेगा वन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती? ये प्रावधान कौन सा संविधान संशोधन करता है? तो ये करता है 91वां संविधान संशोधन। आपसे सवाल ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 2003 में। ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75
75 का पहला और उसके पहले का ए भाग में उल्लेखित लाइन है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, इसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संविधान के तहत हमने जोड़ा था, क्या जोड़ा था इस संशोधन के तहत? पंचायती राज को हमने संवैधानिक दर्जा दिया था। और पंचायती राज के जो 29 विषय थे वो कौन से अनुसूची में जोड़ा? तो हमने जोड़ा था 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखो, इसमें संभाग व जिलों का सही युग्म है। संभाग और जिलों का आपको सही युग्म छांटना है, यानी संभाग भी है और उसमें वो जिले भी सेम है। तो अजमेर में याद रखना है, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, यानी अभी ना टोंक, तो पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है इसमें। ठीक है, चिक्कर वैसे जयपुर संभाग में आता था, बाद में इसको अलग भी संभाग बनाए, वो भी सिस्टम हट गया, अब वापस जयपुर में आ रहा है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बनाता है? कौन सा प्रावधान है जो संविधान को क्या बनाता है? व्याख्या करने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो है, आपको याद रखना है, न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद 13 के तहत ही न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, अनुच्छेद 35, 135, 36 के तहत भी हो सकता है, 37 के तहत भी हो सकता है। लेकिन संविधान में यह शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ कि न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी विधि संसद जो बनाती है उस विधि की व्याख्या करने की क्षमता सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो, निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण है? अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण है व्याख्या करना। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न में से कौन से राज्यों के समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? कौन से राज्य है जो इनमें से द्विसदनात्मक? तो राजस्थान बिल्कुल नहीं है, पश्चिमी बंगाल, पंजाब बिल्कुल नहीं है, अच्छा पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, गुजरात में नहीं है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक बिल्कुल है। तो याद रखोगे कौन से ऐसे विधानमंडल है जहां द्विसदनात्मक है। ठीक है, एक तो याद रखना उत्तर प्रदेश, एक याद रखना है आपको महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, और 5 नंबर पे याद रखना आंध्र प्रदेश, और 6 नंबर पे याद रखना तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है, और बाकी 22 राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है, राजस्थान सहित। नेक्स्ट देखो, बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? कौन से प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है? तो ये न्याय होता है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या परंपरागत। तो देखो, इसमें बाल श्रम, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य, तो ये आ जाएगा अपने सामाजिक न्याय में, समाज में एक समान विचारधारा स्थापित करने का उद्देश्य। सुव्यवस्थित मतदाता दिवस शिक्षा, सॉरी, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया? 2009 में किया गया। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित, देखो एक चीज नोट कर लेना, जो ये स्वीप कार्यक्रम है ना, इसके 4 भाग, चौथा चरण चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भारत, अच्छा राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ध्यान रखना राज्यसभा का कार्यकाल तो ये स्थायी सदन होता है, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है, इसमें सही पूछे आगे, ये देखना। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही और सटीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में के तहत होता है, बिल्कुल सही है। 81 में लोकसभा का है, 80 में राज्यसभा का है। तो कथन कौन सा सही है? तो बी और सी सही है, 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म है जो सुमेलित है? समाधान की शक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को, तो याद रखना 62 नहीं है, कौन से में मिलेगा? 72 में मिलेगा। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, बिल्कुल सही बात है। 75 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अच्छा राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 75 में नहीं है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मिलेगा आपको अनुच्छेद 52, 53, 54,
इसमें मिलेगा अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा और 55 में निर्वाचन विधि है। ध्यान, इसमें मंत्रिमंडल का उल्लेख है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। 53 में महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया कौन से में? 61 में। तो कथन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? 1, 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा परिणामात्मक परीक्षाओं का प्रकार है? परिणामात्मक परीक्षाओं का प्रकार है मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल परीक्षा। ठीक है। इतिहास अध्यापन कक्ष में भिन्न भिन्न राज्यों के काल का अंतर समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो सबसे अच्छा है समय रेखा ग्राफ। एक समय का ग्राफ बनाओ, उसके अकॉर्डिंग राजा महाराजाओं का कालक्रम एक सूची बनाकर समझाया जाता है। जैसे राजा, राजा के पुत्र, पुत्र के, इस प्रकार से बनाते हैं कि जैसे ए राजा, उसके 2 संतान हुए, सी और डी हुए, इसके 2 और संतान हुए। इस प्रकार से जो तरीका होता है सबसे बेटर होता है, इसको समय ग्राफ बोल सकते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार को संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? तो संविधान के भाग कौन से में? भाग 3 में। भाग 3 में क्यों? मूल अधिकार है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। कब से मना रहे हैं? तो 2015 से मना रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? अधिकार और अनुच्छेद दिए हुए हैं, सही सुमेलित छांटना आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता याद रखना ये नहीं है, 25 से लेकर 28 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है? 32 है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र औनद श्रेणी में आता है? कौन सा वाद्य यंत्र है जो अवनद में आता है? तो मादल आता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? कौन से जो परमार राजा थे, धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? किस दुर्ग का? तो जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1889 ईस्वी निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? तो ये किया गया था अजमेर में। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? अधिकार कब कर लिया था? तो 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था। पीएस बलोम के अनुसार मूल्यांकन आयाम है तो 3 आवश्यक परिस्थितियां हैं, यानी जो बलूम ने 3 परिस्थितियां बताई उनकी बात करनी है। एक तो शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के अनुभव और व्यवहार का परिवर्तन की बात, तीनों बीएस बलूम ने बताई थी। शिशुपाल वधम नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो शिशुपाल वध की रचना की थी माघ, कवि माघ ने। चक्रपाणी मिश्र निम्न में से किस शासक के दरबारी थे? तो किस शासक के थे चक्रपाणी मिश्र? महाराणा प्रताप के दरबारी थे। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो 17वीं सदी मानी जाती है। नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? नथमल की हवेली स्थित है जैसलमेर में। नेक्स्ट देखो, इसमें साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? तो ये जो गिद्दड़ नृत्य होता है ना, शेखावाटी का प्रसिद्ध, उसके स्वांग है। अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें ये स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? सन 1893 का जो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो के में हुआ था। नेक्स्ट देखो, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? कौन सी घटना इसमें से सबसे पहले घटित हुई थी? अच्छा, तो देखो, असहयोग आंदोलन 1921, दांडी मार्च आपको पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में हुई थी, चौरी चौरा घाट घटना 1922 में, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। आसानी से जवाब देना है। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व नगरों का कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित छांटना है, बाकी छोड़ो। आपको चंद्रावती कहां पर है? सिरोही में। राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? एकीकरण जब हुआ था उससे मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए? कभी नहीं आए थे? कौन है? तो जोरावर सिंह है। बाहरट अंग्रेजों की पकड़ में कभी नहीं आए थे।
नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये कथन किसने कहा? उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड देता है। ये कथन है किसके? तो फाहियान के कथन है इसमें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52, अंगोर अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबुज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखो, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करते हुए आपको जवाब देना है। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। बिल्कुल करता था, और सारा कुछ जो धन दौलत होता था हर्षवर्धन वो क्या कर देता था? दान करके खुद कपड़े मांग कर पहनता था। बिल्कुल सही बात है। पहली बात, हर्ष ने हर्षचरित पुस्तक लिखी थी। बिल्कुल गलत बात है, हर्षचरित हर्ष की नहीं लिखी है, बाणभट्ट की है। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 गांव दान में दिए थे। ये लाइन भी सही है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट है। सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो थे हसरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? बहुत अच्छा नेतृत्व इनका रहा था, और ये कहाँ किया था? कोटा में इन्होंने नेतृत्व किया था। सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कथनों पर विचार करते हुए आपको देना है, देखो सही आंसर कौन सा है वो बात इसमें आपको बतानी है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा है वो आपको इसमें जवाब देना है। देखो इसमें सबसे पहले, हड़प्पा के नगरों में सबसे अच्छी इमारतें धन्नागारों की थी। सबसे अच्छी इमारतें, तो पहली लाइन होगी, सही बात है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे। ये भी बात सही है। खुदाई से पता चलता है कि इस सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते थे। सही बात है। तो कथन कौन सा सी हो जाएगा इसमें? कथन 4 ए बी सी चारों सही है, तीनों सही है। वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करते हुए आपको देना है इसमें जवाब। ठीक है, वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। ये बात तो बिल्कुल 100% सही है। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र है। यजुर्वेद में ये मंत्र है, तो ये बात भी यजुर्वेद में जो श्लोक है वो काम में लेते हुए इसमें उल्लेखित है। नेक्स्ट देखो, सामवेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। ये बात गलत है। अर्थवेद में विभिन्न रोगों उनकी चिकित्सा विधि से संबंधित ज्ञान संकलित है। तो ये ए बी और डी सही है इसमें, ए बी और डी, तो बी ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बौद्ध धर्म में किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? किस घटना को? तो गृह त्याग। जब महात्मा अपने घर से घर त्याग कर देते हैं उसको भिनिष्क्रमण, बुद्ध की बात हो रही है, कहा गया था। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? तीसरी बौद्ध संगीति अशोक ने आयोजित की थी, और कहाँ पर की थी? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, मगध महाजनपद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर जवाब देने आपको। देखो इसमें, मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। बात तो सही है, पूछा भी सही है, ध्यान रखना इसमें, बात सही है ये। मगध की प्रारंभिक राजधानी कुशीनारा थी। ये कथन गलत है, और मगध साम्राज्य के उत्थान और समृद्धि में अजातशत्रु का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ए और सी दोनों कथन क्या है इसमें? सही है। आपके टोटल में बात करूं तो याद रखना है कि टोटल आपको 60 प्रश्न इसमें थे। तो 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न है वो आपके क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं, ये कमेंट करके आपको बताना है। आपकी तैयारी किस प्रकार से हो रही है, और कोई प्रकार से आपको मॉडल पेपर से संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। क्लास के सिरे ये भी करें। और आज रात 8 बजे से संस्कृत की जो बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, शिक्षण विधियां जितनी भी है उनकी क्लास लाइव रहेगी।
तो विजय सर लाइव 8 बजे आपसे जुड़ने वाले हैं। जितने भी साथी अभी क्लास देख रहे हैं तो रात 8 बजे क्लास लाइव बिल्कुल ना छोड़े। यानी आपके जो सपने हैं रीट को 100 जितने वालों की औसत मार्क से नहीं, आपको बहुत अच्छे नंबर से पास करवाने का वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त और जबरदस्त तैयारी करते रहिए इस प्यारी सी मुस्कान के साथ। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।